हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम फाइनली करने वाले हैं सैलरी हेड, जो कि आपके प्रैक्टिकल जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। हमने थ्योरी के अभी तक 2 चैप्टर किए हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वेटेज भी साथ साथ बताती जा रही हूँ कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए जा रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट करने, ये सभी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है, जो कि जनरल जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं सभी बच्चों के। नेक्स्ट हमने रेजिडेंस स्टेटस क्या किया कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फाइनली अब देखो, ग्रॉस जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्पशंस लिमिट है, ये दोनों चैप्टर थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर उसके बाद हम उसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सैलरी हेड करते हैं। सैलरी हेड का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जस्ट अ मिनट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके हैं, सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर आपको यहाँ पे ऑडिटिंग के भी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया है, ये सभी चैप्टर, जीएसटी हो गया है, ये सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है, इवन कंटेंट है, पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ मिल रहा है। सो आप चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ जी आपको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलो अब सबसे पहले सैलरी हेड का मतलब जान लेते कि ये कौन सा हेड है। अब मैंने आपको बताया था जब हम ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ना, है ना, ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट हमने कहाँ किया था? चैप्टर नंबर 1 में किया था। देखते हैं, ये देखो, ये रहा, ये मैंने बताया था टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट उससे पहले तो हमने ग्रॉस टोटल इनकम को देखा था। ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम टैक्स के जो मैंने बोला था 5 हेड्स, कहने का मतलब इनकम टैक्स का पंजा, पहला सैलरी हेड, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, एंड जो बाकी जो बच गई इनकम हमारी अदर सोर्सेज में आएगी, है ना। सबसे पहले आज हम सैलरी हेड के बारे में पढ़ने वाले, जो कि सेक्शन 17 को डिस्कस करते हैं, राइट। सेक्शन 17 से हम इसके सेक्शन 17 कंप्लीट आपका क्या है, आपके सैलरी हेड के बारे में लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, यस, सेक्शन 15 to 17, राइट। सेक्शन 15 to 17 आपका किसके बारे में बता रहे हैं? सैलरी हेड के बारे में बता रहे हैं। तो इसका ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, कम से कम इसके 3 से 4 वीडियो बनेंगे, हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तब उसको शेयर कर देना, ठीक है। सो कम से कम इसके 4 वीडियो बनेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। पार्ट्स में हम इसको करेंगे क्योंकि इसके 4 टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं, मीनिंग करने वाले हैं इनका, ठीक है। देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को, आज हमारा जो मेन मोटिव जो यहाँ से क्वेश्चन आता है उसको कवर करेंगे। देन दूसरा लेक्चर हमारे रहने वाला है अलाउंस के ऊपर, थर्ड लेक्चर रहने वाला है हमारा प्रेक्यूजिट्स के ऊपर, फोर्थ लेक्चर हमारा इन दोनों के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये टॉपिक बड़े बड़े हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट हाँ इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि आप भी कभी किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनोगे ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, मास्टर्स करने के बाद आपकी भी जॉब लगेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहला हमारा है सैलरी हेड। अच्छा, ये सैलरी हेड किन पर्सन्स के लिए? नाम से क्लियर हो रहा है, जिनको सैलरी मिलती है, जो सैलरीड पर्सन है। अच्छा, किनको सैलरी मिलती है, कैसे मिलती है? हर महीने मिलती है, किसी को एनुअल पैकेज मिलता है, किसी को क्वार्टरली मिलता है, किसी को ईयरली मिलता है। उन्हें बोलेंगे, मीन्स के यहाँ पर रिलेशन होगा, एक तो होगा हमारे पास एम्प्लॉई होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या देगा? सर्विसेज देगा, ठीक है। उस सर्विसेज किसको देगा? एम्प्लॉयर को देगा, ठीक है। एम्प्लॉयर काम लेगा इससे और उसके बदले में उसको एक रेम्यूनरेशन देगा। रेम्यूनरेशन को बोला जाता है, वो सैलरी भी हो सकती है, वो वेजेस भी हो सकती है। क्लियर है? तो कहने का मतलब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अच्छा, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो कहीं ना कहीं सर्विसेज देने के बाद ही देगा, या फिर कोई ऐसे ही देगा? ऐसे तो नहीं देगा, क्योंकि उसने अपनी टाइम उसके ऑर्गेनाइजेशन में दिया है और उस टाइम की जो वैल्यू है, या फिर मैं कहूँ कि उसको काम की जो वैल्यू उसने किस में कन्वर्ट कर दी है? सैलरी, या फिर उसे हम कह सकते हैं वेजेस। अच्छा, सैलरी किसको मिलती है? व्हाइट कॉलर पर्सन को मिलती है, वेजेस मिलती है ब्लू कॉलर पर्सन को। सैलरी का मतलब होता है जो कि क्या करते हैं, जो आपकी मेंटल, जो आप कॉग्निटिव लेवल का काम करते हैं, इसकी जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, अपने दिमाग का प्रयोग करके वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। वेजेस किसे मिलती है? जैसे कि हम कहते हैं ना कि मजदूरी मिली है, लेबरर को मिलती है, जो कि फिजिकली वर्क करके किसी ऑर्गेनाइजेशन से कमाते हैं। ये दोनों का मतलब समझ में आएगा। बट यहाँ पे ना सैलरी हेड में ना इनके बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं किया गया। सैलरी हो या वेजेस हो, दोनों को हमने क्या बोला है? आपकी
इनकम ही बोला है, और इसके ऊपर क्या मिलना, क्या करना पड़ेगा, जिसको मिल रहा है किसको, एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अब नोट्स में से पढ़ते हैं क्या बोला गया है सैलरी के बारे में। देखो सैलरी के बारे में सबसे पहले ये टॉपिक बोला, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एक सैलरी किसको मिलती है, पर्सन को मिलती है। जो भी कोई पर्सन कमाता है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। और किस साल में कमाया होगा हमने, प्रीवियस ईयर में कमाया होगा, ठीक है। और टैक्स किसको देना पड़ेगा, सबसे पहले हमने देखा था ना कि एज के ऊपर देखा जाएगा और दूसरा रेजिडेंस स्टेटस देखा जाएगा। दोनों चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। इनकम फ्रॉम द सैलरी इज द वन ऑफ द हेड ऑफ द इनकम। इनकम का जो पहला हेड है उनमें से कोई एक हेड है, ठीक है, और जो कि इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, सैलरी को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिक सैलरी का मतलब क्या है, अलाउंस का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। परक्यूजिट का मतलब मैंने बताया, जो कि हम थर्ड लेक्चर के अंदर करेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, इसको हम फोर्थ लेक्चर में करेंगे। इन सबको मिला देंगे तो ग्रोस सैलरी मिलेगी। ये ध्यान रखना, सैलरी है ये, ग्रोस टोटल इनकम अलग है। जब पांचों हेड की टोटल होती है तब ग्रोस टोटल इनकम होती है। ग्रोस सैलरी का मतलब है कि इन सबको मिला के हमारी सैलरी बन रही है। अब देखो ना, सैलरी ना एक्चुअली में बताया जाए कम्बिनेशन होती है। कभी भी आपको पता हो कि अगर आपके पापा से पूछना कि पापा आपकी सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो कि सैलरी कैसे मिलती है, आपको पता, उसमें कहेंगे कि डीए मिला है, पीए मिला है, हमें चिल्ड्रंस अलाउंस मिला है, ये मिला है, वो मिला है, फैसिलिटी मिली है, ठीक है, क्वार्टर मिला है हमने, और मेडिकल सर्विसेज मिली है। ऐसा कुछ काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। उन सबको मिलाकर हमारे पास क्या बनती है, सैलरी बनती है। समझ पा रहे हो? एक तो होती है बेसिक पे, मीन्स की जो शुरुआती सैलरी आपको मिलती है, उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी कैश में सर्विसेज दी जाती है, काफ़ी सारी काइंड्स में फैसिलिटीज दी जाती है आपको। जैसे आपको कार दे दिया है, ठीक है, बंगला दे दिया रहने के लिए, सर्वेंट दे दिया रहने आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी यूनिफॉर्म दे दी है, ठीक है, सिलाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, आपको साथ में दी जाती है, और इन सबका टोटल क्या कहला जाएगा, ग्रॉस सैलरी कहा जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ एक डिडक्शंस मिलेगी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 16(1) है, सेक्शन 16(2) है, सेक्शन 16(3) है, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, हमारी टोटल टैक्सेबल सैलरी आएगी। ये पूरे आपका चैप्टर का मतलब, मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूँ या फिर समरी कहूँ, ये पूरा आपका चैप्टर है। आज हम बेसिक सैलरी पढ़ने वाले हैं। देखो सैलरी का मतलब मैंने आपको बताया, सैलरी क्या है, एक कंपनसेशन है, एक रेम्यूनरेशन है, जो कि एक इंडिविजुअल रिसीव करता है अपने एम्प्लॉयर से। क्यों रिसीव करता है? क्योंकि उसने सर्विसेज दी है। ये रिसीव हो सकती है या तो कैश में हो सकती है या काइंड में हो सकती है, दोनों हो सकती है, और दोनों की दोनों चीज़ें टैक्सेबल है। इसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियस है बेटा। सरकार, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि जब आप इस इनकम टैक्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो आपको टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपको एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर की पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर का है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टैक्स की अमाउंट भी बढ़ेगी। और कौन चाहेगा कि अपनी इनकम का टैक्स में, अपनी इनकम का हिस्सा सरकार को दूं ज़्यादा? कोई नहीं चाहेगा। तो आपको एसएससी की पॉइंट, आपको पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये जो असेसिंग ऑफिसर है इसकी ओर से सोचना है कि ये सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करूं, एम्प्लॉय सोचेगा, या फिर मैं कहूँगी कोई भी पब्लिक जो भी टैक्स पेयर है वो सोचेगा कम से कम पे करूँ। तो आपको हमेशा टैक्स डिपार्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्लियर है? सो टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि जितनी भी आप, कोई भी एम्प्लॉय कमा रहा है, उस कमाए हुए पैसे पर हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। आप देते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम अपने आप कैलकुलेट करने आ जाएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इन काइंड ऑफ द रेम्यूनरेशन इज वैल्यूएटेड किया जाएगा। अगर किसी तरह की अगर काइंड में दिया, जैसे आपको कह दिया कि कार फैसिलिटीज दे दी है, आपको हाउस दे दिया है, तो उसको हम कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सीखेंगे अलाउंस और परक्यूजिट में। ओके, अब मैं सीधा यहाँ पे आ रही हूँ। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम, या चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का एम्प्लॉय है, कैसे भी काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे। और एम्प्लॉयर क्या होगा, जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर वो एचयूएफ हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी। ये सभी टर्म्स जो है ना, मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर। आई होप सबको याद है। सर्विसेज, अच्छा एम्प्लॉय, मैंने कहा कि एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड करता है तभी तो एम्प्लॉयर क्या देगा, सैलरी देगा। चाहे वो फिजिकल सर्विसेज हो या मेंटल सर्विसेज हो। फिजिकल सर्विस दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलने वाली है, वेजेस मिलने वाली है। अगर आप मेंटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है। बट इनकम टैक्स में किसी, अब देखो पिक्चर के थ्रू भी आपको नजर आ रहा हो सैलरी और वेजेस के बीच में की डिफरेंस, बट इनकम टैक्स के सिनारियो के अंदर देखा जाए तो इसके बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं बोला गया।
ठीक है। अच्छा, कुछ एक की इंपॉर्टेंट टर्म्स है सैलरी हेड को कैलकुलेट, सैलरी की इनकम को कैलकुलेट करते वक्त क्या है, ये 10 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। अगर ये 10 पॉइंट आ गया, समझ लो कि जो आपकी सैलरी हेड का जो बेस है ना, कि आप जहाँ से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं और जहाँ पे खत्म करने वाले हैं, वो आपको ऊपर नीचे का ढांचा समझ में आ जाएगा। तो ये 10 पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में पहली बात तो रिलेशन होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे उस पर्सन को सैलरी मिले। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली मेंबर्स हैं और फैमिली मेंबर ने क्या किया है, पापा हैं ये, ठीक है, इधर ये पापा जी हैं, ठीक है, इधर ये इनका बेटा है, सन है, ठीक है, पापा जी ने क्या किया, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इसको दे दिया। नहीं, यहाँ पे रिलेशन अलग है। रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, एक एम्प्लॉय होना चाहिए और एम्प्लॉयर होना चाहिए। उस एम्प्लॉय ने काम किया होना चाहिए, उस काम के बदले उसको पैसा मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं बेटा, ध्यान से। ओके, सैलरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ओनली रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तभी मीन्स की टैक्स पेयर मीन्स की क्या कौन है एम्प्लॉय है, और पेई कौन है, आपका एम्प्लॉयर है, राइट। अ पर्सन होल्ड द ऑफिस एंड द स्टिल मे नॉट बी एंड द एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको हम सैलरी हेड के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में अच्छा कहाँ इंक्लूड करेंगे इनको, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐड करेंगे, क्योंकि इसका बिजनेस था, अगर ये भी बिजनेस चला रहा है तो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में करेंगे, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सैलरी एंड द प्रोफेशनल इनकम, यही बात अब मैं बता रही हूँ, सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है। सैलरी का मतलब होता है जब आप किसी के अंडर रह के काम करते हो। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप उस बिजनेस को खुद चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंट्स में देखा है कि अकाउंट्स को चेक करने के लिए आपको कौन अपॉइंट करना पड़ता है, ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एरर है या मिस्टेक है, उसको चेकआउट करने के लिए पर्सन बुलाना पड़ता है ना। अगर मैं उस पर्सन को साल में एक बार मेरी कंपनी में बुला रही हूँ, आज जब एक कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर, मैंने एक साल में एक बार बुलाया, मैंने बुलाया दिसंबर की 22 तारीख को, ठीक है। इस पर्सन को आया, ये प्रोफेशनल पर्सन है, इसका काम ही ऑडिट करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना है, एरर जो होंगे उसको फाइंड आउट करना होता है। ये आया, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट की, ठीक है, मैंने इसको क्या दे दी है, फीस पे कर दी है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि इसकी सैलरी है या इसका प्रोफेशनल इनकम है। ऑब्वियस है प्रोफेशनल इनकम है, ये मेरे अंडर तो काम नहीं करता ना, मैंने स्पेशल इसको बुलाया है, कॉल किया है, भाई मिस्टर एक्स आ जा इधर, है ना। अगर मैं कहूँ कि मेरी कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट की जो पॉइंट के अंदर पहले ही एक ऑडिटर अपॉइंट रेगुलर अपॉइंट है, ठीक है, वो हर महीने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे क्या दे रही हूँ, इनकम दे रही हूँ, जो कि सैलरी, क्योंकि ये मेरे अंडर काम करता है। तो सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, समझ पे आ रहा है कि इफ सच एम्प्लॉयमेंट इज इंसिडेंटल टू द एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन, द रेम्यूनरेशन रिसीव देयर बी टैक्स अंडर द सेक्शन 28, जो कि हम पढ़ेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपॉइंट किया है एक ऑडिट को, अपॉइंट किया है अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसे हम प्रोफेशनल इनकम कहेंगे, जो उसको फीस देंगे। अगर कोई एम्प्लॉय एज ए इन्वेस्टिगेट करता है अपने अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे, उसे हम इनकम देंगे, जो कि उसकी कैसी इनकम कहलाएगी, सैलरीड इनकम कहलाएगी। क्या ये डिफरेंस अलग अलग समझ में आ गया कि सैलरी का मतलब क्या होता है। सैलरी उसे मिलती है जो किसी के अंडर रह के काम करता है और तब उसको मिलती है, और वो रेगुलर बेसिस पे आपके अंडर काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल इनकम होती है जब आप खुद उस चीज़ के प्रोफेशनल होते हैं, कभी कभी उस के अपॉइंट पे हो रहे हैं, कभी कभी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैंने एग्जांपल लिया, या फिर कोई ऑडिटर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट जाता है पेमेंट मेड आफ्टर द सेंसेशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे पता क्या कह रहा है कि जो एम्प्लॉय है ना, अब मैंने कहा कि जो ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई एम्प्लॉयर है, मिस्टर एक्स ने आपकी कंपनी में ना 30 साल लगातार काम किया, ठीक है। ये क्या है, 25 साल की उम्र में आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया था, इसने 30 साल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, 55 साल तक आपके ऑर्गेनाइजेशन, 55 साल की उम्र तक ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहा, तो इसकी रिटायरमेंट आ गई है भाई 58 की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 33 ईयर्स इसने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम किया। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि तुम मेरे एक जो लॉयल एम्प्लॉई हो, तुमने मेरी कंपनी में बहुत लंबे टाइम तक समय व्यतीत किया है, अब तुम्हारी रिटायरमेंट हो रही है, अब रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए कुछ पैसा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें पेंशन दे सकते हैं,
पेंशन तो आई होप सबको पता होगा कि क्या होती है, पता है सबको। या फिर आपको मैं कहूँ ग्रेचुटी मिल सकती है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी सैलरी, ऐसे पैसा जो कि आपने छुट्टियां नहीं, जब ऐसे छुट्टियां अलाउड होती है ना कि साल के अंदर 12 छुट्टियां हैं, एक साल के अंदर 12 छुट्टियां, मान लीजिए इस एम्प्लॉय ने ली ही नहीं छुट्टियां, तो जितनी भी छुट्टी नहीं ली है उस छुट्टियों को क्या कर दो, कैश में कन्वर्ट कर दो कि एक छुट्टी की आपको 1000 रुपये मिलेंगे। मान लीजिए उसने 100 छुट्टी नहीं ली है तो मीन्स की 1 लाख रुपए तो इसकी जो क्या है छुट्टी ना लेने की वजह से, ठीक है, और वो जो छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, लीव सैलरी इन कैश कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये सभी चीजें कब दे रहे हैं हम उसको, रिटायरमेंट के बाद दे रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉयर उसके बैंक ऑफ अकाउंट के अंदर या उसको कैश में ये इस नाम से कुछ अमाउंट दे रहा है, तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है? यस, कि ये पेंशन, अब मैं कहूँ कि मुझे पेंशन मिल रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेंशन मिल रही है, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, ठीक है, तो मेरा जहाँ से मुझे पेंशन मिल रही है वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी अभी भी एम्प्लॉयर है, मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ, तभी तो मुझे वो दे रहे हैं, अभी भी रिलेशन एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है तो वो भी अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट उसको रिटायरमेंट के बाद भी मिल रही है ना, वो भी टैक्सेबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी भी रिलेशनशिप क्या है, एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर बेटा? बहुत अच्छे से समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताइए, रिपीट करती हूँ फटाफट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या है? ऐसी सैलरी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब आप कहेंगे ऐसा तो कुछ होगा नहीं मैम, होता है। ये ऐसी सैलरी होती है जिसके ऊपर जो एम्प्लॉयर है ना पहले ही टैक्स ले लेता है। जैसे कि इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल है टीडीएस का। टीडीएस भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपकी बुक में भी आता है, अलग से चैप्टर है टीडीएस का। आई होप 24 चैप्टर है, पता नहीं 26 चैप्टर है, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर है। सो इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट ये जान लीजिए टीडीएस क्या होता है। आपकी कंपनी कलेक्ट करती है एम्प्लॉई से, एम्प्लॉई की सैलरी मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख में से मान लीजिए इसको कहा कि आपका 10% क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। टीडीएस कट के सैलरी आपको मिलती है हमेशा एम्प्लॉई को। अच्छा, ये कटा है तो ये कहाँ कंपनी के पास रहा है? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि सर एम्प्लॉई के जो सैलरी का टीडीएस, सैलरी के ऊपर टीडीएस काट के दो हमें, और ये काटोगे नहीं। अब मान लीजिए ये कहता है कि अच्छा मैंने इसको काट के दे दिया तुम्हें, मुझे क्या फ़ायदा हुआ भाई, मैं एक तो गवर्नमेंट का काम कर रही हूँ, ऊपर से ये मेरा वर्कलोड बढ़ा रही हूँ। कंपनी कहती है कि मेरा क्या फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट कहती है कि तेरा ये फ़ायदा हुआ। इस खर्चे को तुम कहाँ दिखा सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हो। कहता फिर क्या हो गया? अरे नालायक, फिर क्या हो गया? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जब हम दिखाएंगे हमारी जो इनकम है वो कम होगी, इनकम कम हुई तो टैक्स भी तो कम होगा ना, तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा। ये रीज़न है। कहते हैं कि अच्छा, तो तभी कहते हैं कि कंपनी गवर्नमेंट की हेल्प करती है इस टीडीएस को कलेक्ट करने में, और टीडीएस कलेक्ट होता है एम्प्लॉय की सैलरी में से, और ये अमाउंट डायरेक्ट कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इंडिविजुअल ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकले? नेट सैलरी प्लस के टीडीएस अगर कर दूं तो मेरे पास टोटल सैलरी निकल के आ जाएगी, टैक्स फ्री सैलरी जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ये जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इवन मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्टार लगा लेते हैं। बट प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको वहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं ड्यू डेट ऑफ द सैलरी। ड्यू डेट ऑफ द सैलरी, ये पता क्या कह रहा है कि आपको जो सैलरीड पर्सन है, जो किसी के अंदर काम करता है, उसको सैलरी कब मिलती है। वो डिपेंड करता है बच्चे कि आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या बैंकिंग एम्प्लॉई है। अब यहाँ पर आपको ये बस ये एक बात ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई में ना बैंक के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉई है ना, वो इंक्लूड नहीं होंगे। ये स्टार मार्क्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो याद करना, जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। अब मैंने बताया ड्यू डेट ऑफ द सैलरी का मतलब क्या है कि आपको सैलरी कब मिलेगी। कौन कौन सा केस है? सबसे पहला केस क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई। दूसरा केस है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड बैंकिंग एम्प्लॉई। अच्छा, जब मैंने कहा, जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने आप को लगा लीजिए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, मैं सरकार का कर्मचारी हूँ। तो ये कहते हैं कि मुझे सैलरी ना, मैंने इस महीने, अब देखो अगस्त लगा हुआ है, अगस्त की 1 अगस्त से लेकर मैंने 31 अगस्त तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो आपको सैलरी कब मिलेगी? ये कहते हैं कि आपको सैलरी 1 सितंबर को मिलेगी जी। तो कहने का मतलब सैलरी आपको रिसीव कब होगी? सैलरी रिसीव होगी
फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मीन्स जिस महीने आपने कमाया है उससे अगले महीने की पहली तारीख को क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, सैलरी मिलेगी। अच्छा, तो इस केस में क्या हुआ, चलो मैं यही करके दिखाती हूँ। इस केस में क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर मैं लास्ट के महीने में लेके चल जाती हूँ आपको, ठीक है। अब जो आपने कमाया है फरवरी के अंदर, 1 फरवरी और 28 फरवरी तक जो आपने कमाया है उसकी सैलरी कब मिलेगी, उसकी सैलरी बच्चे आपको ऑब्वियस है 1 मार्च को मिलेगी। अच्छा, 1 मार्च को जो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो कमाया उसकी सैलरी कब मिलेगी, 1 अप्रैल को मिलेगी। बट हमें तो इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक करना होता था, नहीं करना होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब वो जिस मार्च का मैंने मार्च लिया था मैंने, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की जो सैलरी है आपको कब मिलेगी, नेक्स्ट डे मिलेगी। और नेक्स्ट डे क्या लग जाएगा बच्चे आपका, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर लग जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, है ना। क्योंकि इस साल तो हमें क्या करना है, पिछले साल जो कमाया है उसकी कैलकुलेशन करनी है। बट हमें मिली जो इस महीने का मिल रहा है, हमें अगले महीने की पहली तारीख को मिलेगा। तो कहने का मतलब इस साल के हिसाब से मेरे पास केवल 11 महीने होंगे, है ना। तो 11 महीने के ऊपर तो टैक्स लगे ही लगेगा। बट अब देखो ये क्या मार्च में एप्लीकेबल है कि हाँ, इसमें जैसे कि मार्च में यहाँ पर मिला मुझे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। और इसकी जो इनकम है मुझे नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2024 को मिलेगी। क्या ये मार्च के लिए एप्लीकेबल है, नहीं। सभी मंथ्स में ऐसे है कि अगर फरवरी में कमाया है, ठीक है, 28 फरवरी तक है, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को 1 मार्च 2024 को आपको फरवरी की सैलरी मिलेगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है आपको उसको एक स्टेप क्या कर देना, थोड़ा सा पीछे कर देना। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर क्या लेते हो आप, 1 अप्रैल 2000, जैसे कि अब 24 लगा है, ठीक है, मैं पिछला ले रही हूँ, ठीक है, 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। मीन्स कि अप्रैल की जगह यहाँ पे क्या लेना है, 1 मार्च 2023 से क्या करना है, 1 अप्रैल, राइट, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी एक महीना आगे चला जाएगा, क्या होगा, 28 फरवरी 2023। क्लियर है, होंगे 12 मंथ से, 12 मंथ की कैलकुलेशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक हम क्या करने वाले, अपनी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 आएगा क्योंकि ये तो पीछे हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अंदर आपको ये ड्यू डेट है, ये याद रखनी है, फर्स्ट डे होती है अगले महीने की 1 तारीख को होती है, और उसकी जो टाइमिंग क्या होगी, फिर इसकी फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, मार्च से शुरू होगा और फरवरी में खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हो गए ना हमारे पास 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के ऊपर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इन केस मेरे पास नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरीड पर्सन तो नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, बैंकिंग कंपनी के भी एम्प्लॉइज हो सकते हैं। तो इस केस में जो नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता था वही चलेगा, लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। ये बस इसलिए चलता है क्योंकि इनको सैलरी उसी महीने के आखिरी दिन मिल जाती है, वो अगले महीने के ऊपर नहीं पेंडिंग रहती, जिसके कारण आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किस में होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होती है। इसी वजह से इसका महीना पहले कर दिया है। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, इनकेस आपको क्वेश्चन में ये गिवन ही ना हो कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, तो इस केस में क्वेश्चंस में कैसे निकालेंगे? इस केस में हम जब इंफॉर्मेशन अब्सेंस में होती है, इंफॉर्मेशन साइलेंट होती है, तो इस केस में मानेंगे कि एम्प्लॉय हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉय को क्या है, सैलरी लास्ट डे ऑफ द मंथ मिल रही है, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड, हमारा फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है, सेम एज इट इज, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने थे। 6 हो गए, 4 और अभी पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन होना चाहिए, सैलरी एंड प्रोफेशन में डिफरेंस होना चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद की जब बात की जा रही है, टैक्स फ्री सैलरी, ड्यू डेट ऑफ द सैलरी। ठीक है, अब डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग सैलरी के अंदर, मैंने अभी आपको बताया, सैलरी ना काफ़ी सारे कंपोनेंट से बनती है। सैलरी बोलते हैं ना, तो सैलरी का मतलब ये नहीं कि हाँ आपको एक ही चीज़ मिल रही, नहीं। सैलरी के अंदर आपकी बेसिक सैलरी होती है, जिसे हम वेजेस भी कह सकते हैं, आपको बोनस भी मिलता है, आपको आपने हाई सेल की है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आपको कमीशन भी मिलता है। अगर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, जितना नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे ज़्यादा आपने काम कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइम को कैश में कन्वर्ट कर देंगे और आपको दे देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे,
ओवर टाइम जो पेमेंट आपको मिलती है, एडवांस सैलरी मिलती है, ठीक है, ग्रेचुटी पेंशन है, इन सबको मिलाकर ही आपको सैलरी मिलती है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सैलरी का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है। ये आप देख सकते हैं, आपके लिए शॉर्ट पॉइंट बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं कि जब आपकी कभी गवर्नमेंट जॉब लगती है या फिर मैं कहूँ कि कोई भी प्राइवेट जॉब लगती है, तो आपको कहते हैं कि शुरुआत में तो भैया आपको 5,000 मिलेंगे, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी ना, तो आपको इंक्रीमेंट देंगे। मैंने कहा कि आपको हर साल 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो इंक्रीमेंट तब तक मिलेगा जब तक आपकी सैलरी किस बाउंड्री को टच नहीं करती, 7,000 को टच नहीं करती। तो कहने का मतलब पहले साल आपको 5,000 रुपये, अगले साल आपको 1,000 की इंक्रीमेंट हुई, तो कितनी सैलरी होगी है? 6,000 रुपये हो गए। अगले साल फिर आपको 1,000 रुपये की इंक्रीमेंट हो गई है, तो देन उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? 7,000 होगी। अब आपने 7,000 की बाउंड्री को टच किया, कहते हैं कि मैंने कर लिया सर, अब बताइए कितने का इंक्रीमेंट होगा? वो कहता है कि अब आपकी 2,000 की इंक्रीमेंट होगी। कहते हैं कि जब भी 7,000 को मैं टच कर दूं तो मेरी 2,000 की इंक्रीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। 2,000 के बाद मैं कहाँ टच पहुँच जाऊँगा? 9,000 पे पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट बाउंड्री क्या है? 9,000 है। अब कहते हैं कि मैंने तो 9,000 भी टच कर लिया, अब बताइए क्या करना है, अब कितना इंक्रीमेंट होगा? इंक्रीमेंट होता है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे सैलरी के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है, और वो इंक्रीमेंट इस तरीके से होता है। समझ में आ गया? अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बेसिक पे, तो ये है बच्चे बेसिक पे आपकी 5,000 है, 1,000 हुई, 2,000 हुई, 4,000 हुई, जो रेड हुए हुए हैं ये 6,000 हुई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके इंक्रीमेंट हैं। क्लियर है क्या बात आपको? और ये 35,000 क्या है? आपकी मैक्सिमम सैलरी है। कहते हैं ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 5,000 से लेके 35,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, और सैलरी मैक्सिमम कैसे तक बढ़ती चली जाएगी? इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स ने ज्वाइन की है बीसी लिमिटेड को। कब ज्वाइन की है? 1 अक्टूबर को। ध्यान से सुना। अब 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर है। ये कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया 1 अक्टूबर 2018 को। अच्छा, उसने कहा कि अबव द पे स्केल कैलकुलेट हिज टोटल इनकम। टोटल बेसिक पे, आपको टोटल बेसिक पे कैलकुलेट करनी है, और 2023 की, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर 1/4/2019, 31/3/2020, ठीक है। देन उसके बाद 1/4/2020, 31/3/2021। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है 1/4/2020, 31/3/2021। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है, यहाँ नीचे ले रही हूँ मैं, ठीक है, 1/4/2021। ये समझाने के लिए मैं आपको समझा ही तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ हैं? अदरवाइज मैं ऐसे ही करवा देती कि एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे पता है मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का बेस यहीं से बनेगा। 31/3/2023। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? नेक्स्ट बनेगा बच्चे कि 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक। अब ये कहता है कि इसने रिजाइन दे दिया 1/3/2023 को, कि 1 मार्च 2023 को इसने रिजाइन दे दिया। अब मार्च का महीना यहाँ पर लगा हुआ है बेटे, है ना, और इसकी डेट 31 मार्च वाला है। मीन्स कि इस ईयर में, और इस ईयर में यहाँ पर मीन्स कि पूरा साल इसने ये किया ही नहीं है, साल के पहले महीने के अंदर ही 1/3/2023 में इसने रिजाइन कर दिया। अच्छा, अब ये कहते हैं कि इसकी बेसिक पे को कैलकुलेट करो, और यही एग्जांपल है ऊपर जो है, पहले 5,000 है, फिर 7,000 है, फिर 9,000 हो गई, फिर बाउंड्री टच 17,000 हो गई। देखो कैसे होगा। अब कहते हैं कि जो पहले साल मिलेगी आपको, कितने मिलेगी? वो मिलेगी 1/10/2018 को ये ज्वाइन हुआ था, है ना, 18 को ज्वाइन हुआ था, और 1/10/2019 को इसकी इतनी सैलरी रहेगी। जैसे ही 1/10/2019 की फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी और 1/10/2020 की फाइनेंशियल ईयर तक काम करेगा, तो केवल 1,000 का ही इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी सैलरी कितनी हो गई है? 6,000 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट ईयर इसकी 1/10/2020 से 1/10/2021 फिर 1,000 का इंक्रीमेंट होगा,
और ये इंक्रीमेंट 1000 का तब तक होगा जब तक ये 7000 की बाउंड्री को क्या नहीं कर लेता, टच नहीं कर लेता। ये कहा कि ये लो भाई मैंने टच किया इस ईयर के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि 1/10/2021 से लेकर 1/10/2022 सैलरी का अंदर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2000 का, तो टोटल सैलरी कितनी होगी है, 9000 सैलरी होगी। अच्छा, मैंने 9000 की सैलरी को भी बाउंड्री को टच किया तो मेरा इंक्रीमेंट कितना होगा, 4000 का होगा। अच्छा, 4000 की इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पर 1/10/2022 से लेकर 1/10/2023 4000 की इंक्रीमेंट हुआ, टोटल सैलरी कितनी होगी, 13,00,000 हो गई, 13,000 हो गया। अच्छा, मैं 2023 तक ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसने कहा कि मैंने 1 मार्च 2023 को रिजाइन कर दिया, मुझे यहाँ तक की सैलरी चाहिए, मतलब कि इससे एक दिन पहले की फरवरी तक की सैलरी चाहिए, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक की सैलरी चाहिए। क्या मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, बताइए जल्दी से, क्या मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस। अब इसकी सैलरी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। अब मेरे को देखो सैलरी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 2022 का ईयर चाहिए, 2023 का ईयर वाली सैलरी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2021 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2022 होगा, है ना, यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे 2023 है, मीन्स कि यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है ना। अच्छा, अब ये ध्यान से देखना बेटे, मैं एक पूरी लाइन लगा रही हूँ, ठीक है। इस ड्यूरेशन के हिसाब से मैं ब्लू लाइन से कलर करूंगी, जो मुझे चाहिए 1 अप्रैल से लेकर मैं उसको रेड कलर से कलर करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2022, फिर 1 अक्टूबर से 2023 आ गया। ये मैंने इसको प्लॉट किया है, बट मुझे एग्जैक्ट में क्या चाहिए था, मुझे चाहिए 31 मार्च 2023 से, ठीक है, ध्यान से सुना, 31 मार्च 2023 से मुझे 1 अप्रैल वाली सीरीज चाहिए। मीन्स कि मुझे इतनी सैलरी से मतलब है, बाकी चाहे कुछ भी हो। अब देखो इस सिनारियो के अंदर मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, 9000 मिल रही है। इस सिनारियो में मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, मुझे 13,000 मिल रही है ना, मिल रही है नहीं मिल रही है मीन्स कि पूरे में। तो मुझे केवल इस मंथ को कैलकुलेट करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या अक्टूबर को लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 1 तारीख की तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने मंथ लेने हैं, 6 मंथ लेने हैं। 6 मंथ आपको कितनी सैलरी मिली, आपको 9000 मिली, तो 9 से मैं मल्टीप्लाई कर तो कितनी हो जाएगी, 54,000। अच्छा, नेक्स्ट मंथ कितने बच गए मेरे पास, अक्टूबर भी लेंगे। अब क्यों, क्योंकि इसमें 1 तारीख इंक्लूड हो रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स कि 6 महीने आपके यहाँ हो गए हैं, और 6 महीने की सैलरी आपके पास कितनी है, 13,000 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है बेटा? हाँ जी, कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूछ रहे हैं कि मैम आपने 6 महीने कैसे लिए। बच्चे ध्यान से सुनो, ये मैंने प्लॉट किए हैं जो ये वाली ईयर्स थे ब्लू कलर से, कि 1 अक्टूबर से लेकर 2021, 1 अक्टूबर 2022 से मुझे 9000 मिल रहे थे, 1 अक्टूबर 2022 से लेकर मुझे 1 अक्टूबर 2023 से मुझे 13,000 भी मिल रहे थे। बट मुझे अकाउंटिंग ईयर में क्या चाहिए था, मुझे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चाहिए था, मुझे इन 12 महीने का चाहिए था। तो 6 महीने मेरे यहाँ पे कैलकुलेट हुए 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, 6 महीने मेरे यहाँ पे कैलकुलेट हुए 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। अच्छा, मैंने इनसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 78,000 ही आ जाएगा। तो टोटल इनको करेंगे तो मेरी बेसिक पे कितनी आ जाएगी, बताओ बेसिक पे कितनी आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर दूँ, 8 और 4 12, 12 ऊपर गया 1, 7 और 5 12 और 1 13, 1,32,000। क्लियर है, समझ में आ रहा है? पर आपको ये बात भी तो ध्यान रखनी चाहिए ना, उसने ज्वाइन कब किया था, छोड़ा कब है। अब ये कहता है कि उसने छोड़ कब दिया था, 1 मार्च 2023 को, मीन्स कि इसने ये महीना पूरा ही नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है मैं मार्च 2023 तक का ही लूंगी, और वो भी 1 तारीख है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो मंथ कितने बन जाएंगे, 5 मंथ बन जाएंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कैसे क्या कुछ किया है। अब मेरे अकॉर्डिंग में, जैसे मैंने क्वेश्चन एग्जांपल में लिया था, तो 13,000 गुना में 5 मंथ, ये मैंने क्यों करके दिया है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट में कैलकुलेट करना आ जाए। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 65,000 प्लस के 54,000, तो बनेंगे 1,19,000। 1,32,000 तब बनेंगे जब ये 1 महीना और आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये होती है बेसिक पे को कैलकुलेट करना, जो कि आपके नेक्स्ट जो जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तब वहाँ पे आपको ये बहुत मदद करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट जाता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है बेटा कि जब आपको महंगाई बढ़ता दी जाती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपको डीए भी बढ़ता चला जाता है। और ये देखो कि ऐसी अमाउंट जो कि एम्प्लॉय को मिल रही है ये फुल्ली टैक्सेबल है अमाउंट है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। और ये हमेशा आपकी बेसिक पे के ऊपर ही कैलकुलेट होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इट इज़ गिवन बाय द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दी जाती है। क्यों दी जाती है? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो वहाँ पर दी जाती है, और ये हमेशा अलाउड होता है परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे का हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये फुल्ली टैक्सेबल है। दूसरा बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस होते हैं जब भी हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है ना, एम्प्लॉयर हमें तभी देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती चली जा रही है एम्प्लॉयर हमें देगा उस चीज़ को, वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए, तो इस अमाउंट को भी हम पूरी तरह से टैक्सेबल करेंगे। कमीशन एंड फीस क्या होती है? जब आप क्या करते हैं, आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं। जैसे टारगेट्स होते हैं ना कंपनीज के अंदर की टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, कि आपको ये टारगेट लेना है, आपको वो टारगेट लेना है। अगर आपने 1000 से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जोड़ दिए तो आपको क्या मिलेगा? पर कस्टमर के ऊपर 100 रुपीज़ लेंगे। तो आपने 1000 रुपये क्या है, 1000 कस्टमर इंक्रीज कर दिए है तो 100 रुपीज़ पर कस्टमर है, तो ऑब्वियसली बात है 1 लाख रुपये हमारे पास क्या है, कमीशन इतना से ज़्यादा होता है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। 4 पॉइंट आपके ये थे जो आपको ध्यान से समझने थे। 6 पॉइंट ऊपर थे, 4 पॉइंट नीचे थे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत रहती तो मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा से भी समझा दूंगी, जल्दी से बताइए। कमेंट सेक्शंस में आप ऑफलाइन वाले बच्चे भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे डाउट, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन किया हुआ है। ये जो पॉइंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पार्ट ऑफ द अलाउंसेस, ठीक है। क्या अभी करवा दूं? अभी करवा दूं? कह रहे नहीं, बहुत हो गया आज। आज हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। जो मैं जो आज सोच के आई थी तुम्हारे लिए, ये दोनों पॉइंट्स आज हमारे हो चुके हैं, ये दोनों पॉइंट्स हो चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने तुम्हें आज छुट्टी दी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलाउंस क्या होते हैं, अलाउंस के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है HRA पे, हाउस रेंट अलाउंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर टोटल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्शियली मीन्स कि आधा अधूरा टैक्स देना पड़ता है उस अमाउंट के ऊपर, फुली टैक्सेबल होता है, फुली एग्जम्प्टेड होता है। वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप तुमको ये सभी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर जो पसंद आया है, अच्छा लगा है, ठीक है, समझ में आ गया तो सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये जो कंटेंट है सभी क्लासेस के लिए है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं इस क्लास के जो अब आज हमने किए हैं 2 टॉपिक्स को, ये ₹9 आपको पे करने होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ओके।